हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी थोड़ा-सा देखा था, थोड़ा-सा हमने एमसीक्यू देखा था। देखो, थ्योरी पढ़ोगे तभी अच्छे से आप एमसीक्यू कर पाएँगे। थोड़ा-सा आप देखते हैं कि उसी के चैप्टर्स को और भी पॉसिबल एमसीक्यू देखेंगे। उनमें से देखें तो सबसे पीरियोडिक टेबल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल रहा हूँ। जो हमारे टारगेट एमसीक्यू है, लेक्चर नंबर हम लोग 31 पे हैं, मतलब कि आपका फाइनल एग्जाम आते-आते दैट मीन जी कप एंट्रेंस एग्जाम आते-आते हम आपको 500 प्लस एमसीक्यू सिर्फ केमिस्ट्री से प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप देख के आसानी से आप अपना लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा-सा, तभी आप एमसीक्यू पे जाएँगे तो अच्छे से कर पाएँगे। देखो, अगर हम देखें रिवीजन के बारे में बात करें तो क्या होता है यहाँ पे कि हमने देखा कि अलग-अलग एलिमेंट पहले क्या हुआ कि सबसे पहले अगर मान लीजिए दिन-ब-दिन अगर एलिमेंट का आते रहता था। न्यूज़ीलैंड ने कहा तो उन्होंने तो फेल हो गया, मेडलिन ने करा वो भी नहीं कर पाए, डेविनियर ने करा सबसे पहले। तो उन्होंने हमने ये चीज़ देखा कि आवर्ती सारणी आई, फिर अलग-अलग मेटल्स को अलग-अलग इसमें डिस्क्रिप्शन किया, अलग-अलग रखा है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें थोड़ा-सा। एस ब्लॉक के एलिमेंट ने क्या करा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो आउटर इलेक्ट्रॉन हो 1 या 2 होगा इलेक्ट्रॉन का विन्यास। फिर हमने पी देखा, पी में 3 या 8 होगा। फिर हमने ये चीज़ देखा कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और उसमें धातु पाया जाता है। जब धातु पाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छा होता है, हीट का कंडक्टिविटी अच्छा होता है। फिर हमने देखा, और इनमें ज़्यादातर हम डी ब्लॉक का ये देखा कि वो सारी चीज़ क्या होता है कि वो रंगीन होता है। इन सब चीज़ों को पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है। देखो, यही चीज़ अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो आप वहाँ पे ऐप में मिल जाता है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें देखो सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे। पिछले लेक्चर में क्या करा कि हमने एमसीक्यू और थ्योरी को डिस्कस करा। इनमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलता है, और फिर आप उससे आसानी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप अपना लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो लेक्चर्स है उस पर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्ती सरणी का नियम दिया? किसने दिया था सबसे पहले अगर बात करें तो? यहाँ पे बात करें तो अगर तो मेडलिफ ने ही इन्होंने आवर्ती सरणी का दिया था। डाल्टन ने तो आपको एटॉमिक खोज दिया, रदरफोर्ड ने तो गोल्डन एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटॉन पे, मेस्ले ने किया था फिर अलग। तो यहाँ पे आएगा, अगर बात करें आवर्ती सरणी पे दिमाग कौन लाया था, मेडले ने ही दिमाग लाया था और इन्होंने ही दिया था। देखिए, आधुनिक आवृत्ति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? आधुनिक के बारे में बात करें किसने प्रतिपादित किया था, तो ये मेस्ले ने किया था। देखो, न्यूजीलैंड ने बात करते ये सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ये न्यूजीलैंड ने एक चीज कहा था, पहले लॉ के बारे में था कि एक और हर 8वां तत्व जो है एक जैसा गुण रखता है। डेविलियर ने कहा था कि हर मान लीजिए 2-3 ले लेते हैं कोई आर्गन, तो दोनों को अगर मान लीजिए किसी दो का जोड़ के हम अगर आधा कर देंगे तो तीसरे का वो निकलता है। फिर मेडलेफ ने हमने बहुत सारी चीज़ों में छुपाया था, लेकिन इन्होंने क्या है, एक चीज़ मिस्टेक इन्होंने एक चीज़ कर दिया था, इनमें कुछ ड्रॉबैक भी आए थे। ड्रॉबैक क्या? हाइड्रोजन को सही से नहीं रखा था। दूसरी बात क्या, किसी को एक सीरीज वाइज नहीं रखा, किसी का 17, 18, 19 है तो ऐसा नहीं, 17 का रख दिया, 24 का रख दिया, 25 को रख दिया, इस हिसाब से इन्होंने मेडलिन ने रखा था, इसलिए इसका आवृत्ति फेल हो गया था। मेस्ले ने ही आधुनिक जो आवृत्ति आजकल जो यूज करते हैं मॉडरेट पीरियडिक टेबल, मेस्ले ने ही दिया था। चलिए देखते हैं, मेडलिफ की आवर्ती सरणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। इन्होंने अगर आधार की बात करें तो ये हमारा परमाणु द्रव्यमान को ही देख के ही ये आधार पे क्लासिफिकेशन किया था। मेडलिफ की आवर्ती सारणी में तत्व के वर्गीकरण क्या आधार था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही इन्होंने करा था। क्लियर है, ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, सिंपल सी बातें रहे। अब देखें, आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्व को वर्गीकरण आधार किया, किसके कारण पे क्या था, उन्होंने बात करते हैं परमाणु संख्या के हिसाब से इन्होंने क्या करा कि आधारित पे डिस्ट्रीब्यूशन किया। और मेडलिफ धर्मवन किसने करा था, ये मेडलिफ ने करा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आवर्ती सरण में उपग्रह के बारे उपद्रव स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं स्तंभों को। अगर बात करें यहाँ पे स्तंभों को वर्ग कहते हैं, मतलब कि इन्होंने बात करें एक चीज तो दो चीज में इन्होंने डिवाइड किया था, एक तो 7 पीरियड में आपका डिवाइड किया था, और आपका 9 आपका जो है बात करें तो 18 आपको पीरियड्स इसमें इन्होंने 7 पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया था, और 18 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। चलिए इसका आंसर क्या होगा, वर्ग को कहते हैं। आवर्ती सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, स्तंभों को क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तंभ को हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, हम आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्ती सरणी में वर्ग की कुल कितनी संख्या, वर्ग की पूछ रहा, कितने वर्ग हैं, तो सिंपल सी आपका 18 वर्ग है, मतलब कि 18 ग्रुप में और 7 पीरियड में इन्होंने बांट दिया गया था।
आवर्ती सारणी में वर्ग की कुल कितनी संख्या यहाँ पे 18 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल कितनी संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की कितनी संख्या होती है, तो ये आपका 7 होती है। मतलब ये पीरियड में पूछ रहा है कि आधुनिक पीरियड में कितने होते हैं, आपको 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्ती में अगर बात करें, आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्व के उपस्थित किया गया है किस पे, मतलब आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्व को हम बात करें कि उसको क्या करते हैं कि व्यवस्थित, मतलब कि एक तरह का रखा गया या प्लेसमेंट किस हिसाब से किया गया, बढ़ते क्रम परमाणु भार में, यहाँ घटते क्रम में, बढ़ते क्रम परमाणु में, बढ़ते क्रम परमाणु आयतन में। तो इसमें बात करते सिंपल से बढ़ते हुए परमाणु संख्या में यहाँ पे किया गया। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या क्रम बढ़ते जाएगा, एटॉमिक यहाँ पे कह सकते हैं संख्या बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवृत्ति के नियम के मतलब प्रवर्तक है। प्रवर्तक कौन है, मतलब किसने दिया है। मेस्ले ने दिया, मेडलिफ ने दिया, एवोगाड्रो ने दिया, या फिर डाल्टन ने दिया। तो डाल्टन ने कहाँ से देगा, मेस्ले ने ही दिया था। मेडलिफ ने क्या कहा था, मेडलिफ ने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों तक इन्होंने चेंज किया था, लेकिन इसमें ड्रॉबैक होने के कारण इसका फ्लॉप नहीं किया गया, इसलिए मेडलिफ का फॉलो नहीं किया। एवोगाड्रो का तो नहीं किया था, इन्होंने कुछ और लाए थे, डाल्टन ने कुछ और दिया था, इन्होंने क्या किया, मेस्ले ने यहाँ पे दिया था। चलिए अब आवर्ती सारणी में बात करें कि जनक कौन है। आवर्ती सारणी का जनक कौन है, तत्व की आवर्त जो है जनक कौन, तत्व की अगर बात करें कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो यहाँ पे आपको दमिश्री मेडलिफ है। सिंपल सी देखो, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आगे लिख दिया, मतलब कि ये मेडलिफ है। मेडलिफ कहाँ थे, आपको रुष्ट के थे। तो यह किसने करा था, सबसे पहले मेडलिफ ने ही करा था। मेडलिफ ने ही एक जैसे जैसे नए नए मतलब कि तत्व आ रहे थे, उसको अरेंजमेंट करने की कोशिश किसने किया था, मेडलिफ ने ही सबसे पहले किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में लंबा रूप में निर्भर करता, मतलब लंबा, यहाँ पे आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता। आवर्त सारणी की बात करें तो किस चीज के निर्भर करता, तो ये आपका परमाणु संख्या पे निर्भर करता। ये मॉडर्न के हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किस आधुनिक आवर्ती सारणी में आधारित है। निम्न में किस आधुनिक आवर्ती सारणी में आधारित है। इसमें आयतन में है, नहीं, परमाणु भार में है, आकार में है, तो यहाँ पे आता है परमाणु संख्या। देखो क्वेश्चन एक ही चीज है, कई बार पूछेगा, ये चीज याद रख लेना। इस तरह क्वेश्चन आएगा, पूछ ले आपको निम्न में किस आधुनिक आवर्त में आधारित है। सिंपल सी बात है, क्या परमाणु संख्या पे ये आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह मजेदार तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ये कंटेंट आप ले सकते हैं, जो आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए। देखो रिकॉर्डेड क्लास में भी दो तरह के मिलते हैं। इनमें देखो पहला आपका क्या है कि पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दिया इसमें, कि थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब कि थ्योरी थोड़ा सा होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे मिलता है आपको कि जैसे आपको देखा होंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि आप थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू को डिस्कस होता है। एमसीक्यू मतलब इन द सेंस ऑफ कह लीजिए कि उसका जो है पहले थ्योरी में जो पॉसिबल्स एमसीक्यू उनको डिस्कस किया जाता, फिर आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलता है। ई पीडीएफ नोट्स कह लीजिए, मतलब कि आपका जो नोट्स एक समरी टाइप का बना के जाता है, जो आपको कम टाइम में अच्छा हेल्प कर सकता है। फिर आपको टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट लिया जाता है। देखो टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट से ये बेनिफिट होता है कि उस टॉपिक से जो आपका पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू है, उसका आपका क्लियर हो जाता है। थ्योरी क्या करता है आपको कि कोई भी एमसीक्यू इजीली से आप कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। लेकिन आपका जो टॉपिक बाय आता है, या टॉपिक बाय हम क्या करते हैं, एमसीक्यू जो करते हैं प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है, टाइम आपको बचाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपको टाइम। टाइम मैनेजमेंट, अगर मान लो एग्जांपल में 100 क्वेश्चन में आपने क्या करा, 2 घंटे का अगर पूछता है, तो आप क्या करते हैं कि उस 100 5 नंबर पे, मतलब 20 क्वेश्चन में ही पूरा सारा का सारा आपको 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो आप एक तरह का टाइम मैनेजमेंट भी तो पता होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन अरेंजमेंट करना है, हर चीज आपको इसमें बताया था। फिर मिलता है आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस। मॉडल पेपर प्रैक्टिस क्या होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस एक चीज होता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है या फिर उस पिछले साल में जो पूछा गया, उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होता है उनको आपको बताया जाता है, उनके हिसाब से पेपर बनाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है। और फिर आपको प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस किया जाता है, जो पिछले साल पूछा गया किस तरह का पूछा जाता है। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ कि कौन सा क्वेश्चन कब करना, कैसे करना, सब कुछ बताया था। देखो इन सब चीज करने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको मिलता है लाइव क्लास।
लाइव क्लासेस मिलता है और लाइव क्लासेस में आपको कोई भी क्वेरी हो जो आप इनमें से समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत है या फिर कोई टॉपिक वाइज समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको लाइव क्लासेस मिलता है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, जो आपको क्लियर कराया जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पर, गूगल में अगर है तो गूगल में आपको पता ही है कि आपका फोन में एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, उसमें जाएंगे आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, फिर इस तरह का डाउनलोड आपको दिख जाएगा, मतलब इस तरह का ऐप दिख जाएगा, उसको आप डाउनलोडिंग करेंगे। फिर आप अपना डिटेल भरना, नाम और ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आप भर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस वाले सरणी में आपको क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाए, उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे कोई भी डिटेल में अगर कोई भी दिक्कत होती है पेमेंट से रिलेटेड, जो आपको 8 बजे से सुबह के शाम बजे तक आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर अगर पढ़ेंगे, ऐप में तो बहुत सारे डिटेल में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या की आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखो, मैस्ले तो न्यूटन दिया, न्यूजीलैंड तो आपको आठवां मतलब कि आठवां रूल दिया था कि हर किसी आठवां क्या होता कि हर एक एलिमेंट, आठवें एलिमेंट का अपना सेम गुण होता, मतलब सेम गुण उसमें पाया था। रदरफोर्ड मेथड तो अलग ही दिया था इन्होंने, इसमें तो कोई मसला होता नहीं। तो इन तो जो देखो, इन तीनों साइंटिस्ट को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इन तीन और एक है, उन तीनों को याद कर लो। तो इसमें बात करें तो मैस्ले ने दिया था तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण और उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मैस्ले ने प्रतिपादित किया था। चलिए देखते हैं, आखिर यह तत्व किस समूह के सदस्य है? आखिर यह मतलब कि ये पूछ रहा है, जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, जो आर्गन, हीलियम, नियोन है, वो कौन से आवृत्ति के सरनन है? तो सिंपल सी बात करें, वो शून्य समूह के हैं, शून्य समूह के ये सदस्य हैं। देखो, ये चीज पूछ लेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि जो इनर्ट गैस के समूह है वो कौन से हैं? शून्य के समूह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्षार धातुओं की आवर्ती सारणी किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्ती सारणी में किस समूह में रखा गया है? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया, वो आपको ए मतलब कि 1A में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस समूह के तत्व को सिक्का मतलब कि धातु होता है? किस समूह का मतलब कि किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं? किस समूह का कहते हैं? तो यहाँ पे बी, 1B को हम सिक्का धातु कहते हैं। किस समूह के तत्व को हम सिक्का धातु कहते हैं? 1B समूह के हम इसको सिक्का धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शून्य समूह में रखा गया तत्व का नाम जाने, किस नाम से जाने जाते हैं? ये आपको शून्य में बारे में बात करें, शून्य शब्द वही चीज पूछ रहा है कि इनर्ट गैस के बारे में पूछ रहा है। इनर्ट गैस के नाम क्या है? हैलोजन नहीं, हैलोजन के उसमें हैलो एटम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन होता है। फिर इसमें क्षार धातु है, निष्क्रिय तत्व हम कहते हैं। इसमें आंसर अगर क्या होगा, इसका निष्क्रिय तत्व हम इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम खोज की अगर बात करें तो पोलोनियम की खोज किसने की थी? आपका मेरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। इसी तरह से और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं। ऐप में आप वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।